देखो मैंने लिखा है। हाँ? अच्छा चलिए मैंने लगा दिया है फिर 24 अब तो रहेगा। मैंने लगा दिया है। उससे था स्टूडेंट का भी, फिर भी चलिए देखिए। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए, थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ाया जा रहा है इसको डेली का नोट्स बनाएंगे और डेली शो कर देंगे हमें। यहाँ पे आप भेज भी सकते हो नोट्स को, ठीक है, अटैचमेंट भी है, अटैच कर सकते हो। अब कूलॉम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो चार्जेस थे वो इसे रखे गए थे, उनका दोनों के बीच में देखा गया था। अब आप क्या कर सकते हो कि कूलॉम्स लॉ को कि वेक्टर फॉर्म में दिखाना है कि किस तरह से ये फोर्स एक्ट करेगा और उनका फोर्स कितना होगा, दोनों चार्ज के ऊपर किस तरह से फोर्स लगेगा। तो ये कंसीडर करें कि कंसीडर दैट टू लाइक चार्जेस मीन चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव नेगेटिव हो। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक ओके। तो यहाँ पे चार्ज है, दोनों चार्ज Q1 और Q2 प्रेजेंट इन एट पॉइंट A एंड B इन वैक्यूम at a distance r apart. The two charges will be exert equal repulsive force on each other. दोनों क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। एक चार्ज है A पॉइंट पर और दूसरा चार्ज है ये B पॉइंट पर। इसका इसकी वैल्यू Q1 और इसकी वैल्यू Q2, इसको मान लें इस तरह से। और यहाँ पे पॉइंट A और ये B, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, सेपरेशन इनका कितना है, R सेपरेशन है, ठीक। अब दोनों रिपल्सिव फोर्स हैं, कैसे फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स होंगे, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपल करेंगे। तो फोर्स ऑन Q1 और फोर्स ऑन Q2, तो फोर्स ऑन Q1 मतलब ये करें कि लेट F12 बी द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इस चार्ज के द्वारा Q1 पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड में डायरेक्शन। इसको फोर्स को लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में F12। अब फोर्स ऑन Q2 ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको बोल दें F2n इन वेक्टर फॉर्म। दोनों फोर्स एक्ट हो गए कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 के द्वारा Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह से सेम फोर्स ही इस पर लगाएगा Q2, तो इसको हम दोनों पे लिख सकते हैं इक्वल F21 फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस, यही तो होता है। अब आर स्क्वायर देखिए कि आर भी वेक्टर के साथ में चलेगा, यहां पर जो वेक्टर लग रहा है यूनिट वेक्टर भी काम करेगा। तो लेट यूनिट वेक्टर आर 12 मतलब चार्ज, इसका चार्ज Q1 के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग द चार्ज Q1 टू Q2 इधर पॉइंट आउट करेगा Q1 टू Q2। तो यहाँ पे जो लगेगा यूनिट वेक्टर अलोंग होगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा Q1 से Q2 की तरफ। इसी तरह से जब Q2 का Q1 की तरफ वर्क करेगा तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, तो Q2 टू Q1 आएगा, तो यहाँ पे वेक्टर काम करेगा, इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर काम करेगा 2 1 की तरफ, मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है। तो इसको मान लिया गया 1 2 बी द यूनिट वेक्टर,
पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ, और R यूनिट वेक्टर R21 होगा, ये किधर होगा कि यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 इस डायरेक्शन में। ओके, तो एज द फोर्स वेक्टर F12 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। फोर्स, इसमें देखें कि फोर्स कौन सा फोर्स किसके अलोंग है, तो देखें कि फोर्स 1-2 और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग है, इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में, और फोर्स 2-1 अब किसके अलोंग है, 1-2 के अलोंग है। तो इनका जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि F12, ये आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया उसे, तो इसको डायरेक्ट पूरा नहीं लिख रहे हैं। F12 निकालें, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा 2-1, यहाँ पे 1-2 है, तो यहाँ देखिए इसके अलोंग यही वेक्टर वर्क कर रहा है, यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। आल्सो द फोर्स वेक्टर F21, आल्सो द फोर्स वेक्टर, कौन सा फोर्स वेक्टर F21 का कितना होगा, along the direction of unit vector 1-2, इसको लिखेंगे F21 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1-2, यही हो जाएगा। यस, क्लियर हुआ इतना, बोलिए। तो इक्वेशन इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड। अब इस इक्वेशन से देखें कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेस कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये एक्सप्रेस कर रहा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक ये सिंपल फॉर्म में था, अब ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में। देखिए वेक्टर लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर भी है इसके अलोंग और आपका पोजीशन वेक्टर भी है, दोनों वेक्टर ये शो कर रहा है। अब इसमें देखें कि कूलॉम्स लॉ में कि दोनों वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ स्टेट बेस सो दैट द फोर्स F12 और सेकंड वेक्टर है F21 आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों क्या है इक्वल और अपोजिट हैं। जिस जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतने फोर्स इस पे लग रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं कि अगर इसको सेम डायरेक्शन में लाना है, एक ही डायरेक्शन में लाना है, तो F12 को क्लियर करना है इसके डायरेक्शन में, इसको निगेटिव दिखा करके हम ला सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इक्वेशन में कि सिंस यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, अगर दोनों की डायरेक्शन को एक कर दिया जाए तो ये लिख सकते हैं कि सिंस वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे सिंस यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R12 एंड 21 एंड R21, यूनिट वेक्टर R21, ये दोनों कैसे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, we have R21 यूनिट वेक्टर माइनस R12 लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट दिखा दिया गया यूनिट वेक्टर को। तो अब इसी वेक्टर को देयरफॉर इन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें इसको, तो रखा जाए तो ये लिखें कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो आपका था यूनिट वेक्टर था वो किसका कितना हो गया, माइनस में रख दिया जाए, इसके साथ में चाहे इसके साथ में, किसी में आप रख सकते हो, इसके साथ में भी रख सकते हो, उसके साथ में भी रख सकते हो, दोनों में किसी में आप एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे 2-1 है, इसको रख दीजिए 2-1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस
यूनिट वेक्टर। अब देखिए कि ये दोनों अगर इसको मिलाया जाए इसके साथ में, ये 2 1 है ना, हाँ 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को देखा जाए तो कंपेयर करें, ये इक्वेशन थर्ड मिल गया आपको, ये इक्वेशन थर्ड मिल गया। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इस सेकंड और थर्ड को कंपेयर करिए तो आपको क्या मिल रहा है, ये निगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव में दिख रहा है। तो इसको अगर माइनस निगेटिव कर लें, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर F21 is equal to minus of F12। ये आपने पढ़ा है एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स में ने बताया था कि जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। तो एक फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे पे भी फोर्स उतना ही एक्ट कर रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स के फॉर्म में ये लग रहा है। अगर इसी को हम देखें कि इन केस ऑफ टू चार्जेज आर अनलाइक, अगर यही अनलाइक चार्जेज हो जाते तब क्या होता, बोलिए। अनलाइक चार्जेज हो जाते तो इनकी पोजीशन क्या होती, ये बदल जाती कि नहीं। ये अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यस, कोई क्वेरी स्टूडेंट? ओके, तो ये अगर अब ये अभी तक ये कैसे थे, लाइक चार्जेस थे, चाहे पॉजिटिव रहे हो चाहे निगेटिव रहे हो, लाइक चार्जेस हुए। अब अनलाइक चार्जेस होंगे तब क्या होगा, बताइए, प्रोसीड करिए। इसी करिए, ये क्या सेम आएगा, प्रोसेस सेम होगा, केवल ये बदल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसके इस Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इसमें रिपल्सिव नेचर का था। अब यहाँ पे ये इस Q1 पर Q2 द्वारा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो Q1 पर Q2 द्वारा फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन, और Q2 पर Q1 द्वारा फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे की तरफ आएंगे। और यूनिट वेक्टर जो अलोंग है, यूनिट वेक्टर तो यही रहेगा, यूनिट वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये जो फोर्स है अनलाइक चार्जेस के लिए, उसको अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब देखिए कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा वेक्टर F12, और ये वेक्टर फोर्स लगेगा F21, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो रिजल्टेंट जो आप निकालेंगे कि प्रोसीड करेंगे कि आपने कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो होगा, ये देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग सेम डायरेक्शन, यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, चेंज कर देंगे ये चेंज होकर के 1 2 हो जाएगा। इधर भी ये क्या होगा, इसके सेम हो जाएगा F21। ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा इनका दोनों का। क्लियर हुआ इतना? आइए, हाँ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। दो चार्जेस हैं और उनको फोर्स निकालना है इस तरह से कि टू चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, उनकी पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको फोर्स को फाइंड आउट करना है, उनकी पोजीशन क्या होगी। तो कैसे रखे गए हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। सेम यही प्रोसेस होगा। देखें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है कि टर्म ऑफ दियर पोजीशन वेक्टर, उनकी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स को आपको दिखा देना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि एक इस तरह से लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्सिस में कोई वो लिया जाता है तो इसको एक्स माना गया है, इसको वाई मान लिया गया है, इसको जेड एक्सिस मान लिया गया, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब पोजीशन इसकी ओरिजिन पोजीशन ये है। अब दो चार्जेस की पोजीशन कैसी है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताना है कि एक चार्ज इस पॉइंट से
इतनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर r1 डिस्टेंस पे, r1 पोजीशन पर रखा गया है, जिसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे r1 वेक्टर से। ये चार्ज q1 है और उसकी पोजीशन है a। दूसरा चार्ज रखा गया है इस तरह से, यहाँ पे इसकी पोजीशन है r2 और पॉइंट है b पॉइंट है, और इस पे चार्ज कितना है q2। ठीक है, तो ये माना गया कि exert two forces between two point charges in term of their position vector, consider a coordinate of reference o x z y z। ये लिया गया, एक कोऑर्डिनेट ले लिया गया, सपोज किया गया टू पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 आर प्रेजेंट इन स्पेस एट पॉइंट a एंड b। दोनों को ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ए और बी पॉइंट पर ये रखे गए हैं। इनकी पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, कुछ पोजीशन वेक्टर OA इज इक्वल टू r1 एंड OB इज इक्वल टू r2, ये दिखा दिया गया एज फिगर। सो ज्वाइन द टू चार्जेस q1 एंड q2 बाय स्ट्रेट लाइन। इन दोनों चार्जेस को स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दिया जाए। अब इसकी पोजीशन आप निकालते थे, याद हो, पोजीशन निकालते थे, तो इस पोजीशन को हम पहले मान लेते हैं r, इसका रिजल्टेंट पोजीशन r के रूप में कंसीडर कर लिया गया। पहले इसको ये ले लिया गया कि इसकी पोजीशन कितना है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डिनोटेड बाय r एंड यूनिट वेक्टर 2 1 is unit vector from q2 to q1 and force on charge q1 to due to q2। दोनों के लिए आप निकालें तो इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स q1 के ऊपर लगेगा तो क्या लगेगा, दोनों कैसे चार्जेस हैं, अभी तक हमने पढ़ा लाइट चार्जेस के लिए, तो लाइट चार्जेस के लिए ही देख रहे हैं। यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसको q1 को यहाँ कर देते हैं, ये फोर्स किधर लगेगा F12 और इस डायरेक्शन में, और फोर्स इधर लगेगा F21 इस डायरेक्शन में, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्लियर हो रहा है। अब यूनिट वेक्टर जो काम करेगा, तो आप देखे थे कि यूनिट वेक्टर रिपेल करने पे यूनिट वेक्टर अलोंग ये कितना होगा, यूनिट वेक्टर R21 और इधर यूनिट वेक्टर किधर होगा R12। ये इसका जो स्प्लिट अप होगा, इसकी पोजीशन जो है इस तरह से हो जाए, दोनों की एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पहले के लिए निकालेंगे, इसमें देखें फोर्स फर्स्ट में कि फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कितना लग रहा है, देखिए इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला है। देखिए इसकी डायरेक्शन सेम है, जो सेम डायरेक्शन रहती है उसी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 1 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको लें, तो r और ये दोनों वेक्टर देखें कि इन दोनों वेक्टर में क्या रिलेशन आ रहा है, कि इन दोनों वेक्टर में ये भी है, ये r भी है, ये भी है, तो इन दोनों का आपने पढ़ा है कि इस पोजीशन वेक्टर को, कि वेक्टर का r इक्वल टू जब लेते हैं तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, इसी तरह से लिया जाता है ना। तो यहाँ पे हम भी यही लेंगे कि दोनों की पोजीशन यूनिट वेक्टर इक्वल टू r, यूनिट वेक्टर निकालना है तो r इनटू पोजीशन वेक्टर, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यूनिट वेक्टर r इक्वल टू r इनटू ये यूनिट वेक्टर r2 है। इन दोनों को साथ में लेकर के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब। यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r, ये जब पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ये भी ऐड हो जाएगा r21, एक r आ गया, इसके साथ में ले लिया गया, ये इक्वेशन बना। अब इस ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े हो, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे देखें कि OB प्लस BA ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, OA के इक्वल आएगा, बोलिए
या बी ए इक्वल टू निकालना है, हमें यही निकालना है, ये पोजीशन निकालनी है, तो कितना लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन से आप निकालेंगे तो वी गेट कितना हो जाएगा? बोलिए भाई। ओ बी प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, ऐसे ही तो होता है, वेक्टर ओ बी बी ए तो इसके इक्वल हो जाएगा ओ ए के। अब बी ए आपको फाइंड आउट करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए इज इक्वल टू कितना होगा? बोलिए। ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। अब देखिए कि इनकी वैल्यूज देखें, बी ए इक्वल टू कितना है? बी ए इक्वल टू आपने देखा कि कितना है आर, और ये वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं तो दोनों का लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल टू इतना, और इनकी पोजीशन देखिए, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू क्या है, तो देख लीजिए बी ओ ए की वैल्यू कितनी है? R1 है, ये R1 पोजीशन वेक्टर, माइनस ओबी की वैल्यू कितनी है? R2 पोजीशन वेक्टर। यहाँ बी ए इक्वल टू क्या है? बी ए वेक्टर, बी ए इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर 1 2, यही है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर 1 2, इस तरह से हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को मिलने के बाद r इक्वल टू यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2, ये पोजीशन में आ गया। अब इस वैल्यू को हम रख दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इक्वेशन जो आ रहा है, इस इक्वेशन में आप देखें कि r यूनिट वेक्टर 1 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, चाहे इसको लिख दे चाहे इसको लिखे, तो ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में है तो मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है, तो r इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस r2, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों की जगह पर, कहां पे? r की जगह पे और यूनिट वेक्टर r की जगह पे, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा f12 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r की जगह पे, ये देखिए कि ये r क्यूब है, तो r क्यूब की जगह पे ये मैग्नीट्यूड आएगा r1 माइनस r2 क्यूब, यहाँ पे देखें वेक्टर r हो गया, इसकी जगह पे रखेंगे ये हो जाएगा r1 माइनस r2, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए, ये इक्वेशन आपका पोजीशन वेक्टर। देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी नहीं दिख रही, सब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म, ये पोजीशन है उसी के फॉर्म में ये आ गया, ये भी पोजीशन ये भी पोजीशन, तो दोनों पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये आ गया, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। सिमिलरली ऑब्टेन द फोर्स ऑन चार्ज Q2, इसी तरह से Q2 पे निकालेंगे, तो Q2 पे निकालेंगे तो F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 पोजीशन Q, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 पोजीशन, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन पोजीशन वेक्टर टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में ये इसकी वैल्यू आ गई। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, कल का जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए सभी, और कंप्लीट करते रहिए साथ साथ, ओके। ओके, गुड बाय।